जो सेक्टर 9% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अलग मिनिस्ट्री क्यों नहीं है भाई? अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आज भी हो रहा है, आज भी अगर सोशल मीडिया खोलेंगे तो उसमें साफ नजर आता है कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट EOI आप दें, ये प्रोजेक्ट आने वाला है जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेरा अथॉरिटी कहां सो रही है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे फेवरेट शो, जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट को लेकर अपने एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ, रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं रेरा को लेकर। जी हाँ, रेरा क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, क्या आम जनता को सही में कोई बेनिफिट मिल रहा है या सिर्फ डेवलपर अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी पड़ताल जो है वो शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सर, रेरा की अगर हम बात करें, रेरा की आखिरकार जरूरत पड़ी ही क्यों? मैडम जी, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि रेरा की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये हमारे भारतवर्ष के अंदर लगभग 8 से 9% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है और ऐसी संभावना है कि यह 15% तक कंट्रीब्यूट करेगा। और हमारे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हाउसिंग सेक्टर ही है जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस सेक्टर का है जी। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है जो पूरे इंडिया को हाउसिंग को देखती है, उसने माना है कि लगभग 1 से 1.2 करोड़ यानी कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल भारत में गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं। और अगर 1 करोड़ की मकान की बात करते हैं, 1 करोड़ अगर लोग आ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि भाई एक मकान में 4 लोग रहते हैं जी। तो लगभग 25 लाख मकान हर वर्ष शहर में नए की आवश्यकता है। तीसरा, ये एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर भी है रियल एस्टेट सेक्टर। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा ने भी माना है कि 2011 से 2021 तक हरियाणा में शहरों में और गांवों में लगभग 13 लाख मकान बने हैं। 13 लाख बोल रहा हूं मैं आपको, जिसमें 11.5 लाख रुपए ऐसे मकान लगभग माना गया है कि शहर के अंदर बने और 1.5 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्र में बने। मतलब ये बहुत बड़ा सेक्टर है जी। तो हुआ क्या इस सेक्टर के अंदर, इतना बड़ा सेक्टर होने के बाद, पिछले अगर बात करें बैकग्राउंड की, आपने पूछा कि रेरा क्यों बना। जी जी। तो 2001 से बात करते हैं तो डेवलपर ने क्या करा, आम जो अलॉटीज थे, जो बायर थे, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट करा। एक्सप्लॉइट कैसे करा? उन्होंने उनसे पैसे तो चार्ज कर लिए परंतु उनको जो फ्लैट कमिट किया था वो हिसाब से नहीं दिया, पैसे ज़्यादा चार्ज कर लिए। और ऐसा भी हुआ है कि पैसे लेके डेवलपर भग भी गए। ऐसा भी एग्जांपल सामने आया कि 5 से 10 साल 15 साल ऐसी घटना भी हैं, 15 साल तक डेवलपर ने अलॉटी को अपना फ्लैट दिया ही नहीं जी। तो सरकार ने देखा भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही शोषण अलॉटी का हो रहा है। तो यही कारण है कि सेक्टर आया, क्योंकि रेरा के आने से पहले खाली अगर कोई अलॉटी परेशान था जी तो कंज्यूमर कोर्ट ही जा सकता था केवल वो जी, या सिविल कोर्ट जाता था, सिविल कोर्ट ज़्यादा सुनवाई होती नहीं थी उसकी, और यहाँ पर बहुत लंबा केस चलते थे। तो इसलिए सरकार ने अनुभव ये करा कि भाई एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत बड़ी तादाद में मकानों का बनना है जी, बहुत बड़ी तादाद में फंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने बताया कि लगभग 8% जीडीपी बहुत बड़ा बात होती है और एग्रीकल्चर के बाद यही ऐसा सेक्टर है जो इतना बड़ा सेक्टर है। तो सरकार ने माना कि भाई इसको रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा नियम लगाया जाए ताकि इस सेक्टर में जो डेवलपर बदमाशी कर रहे हैं वो बदमाशी ना कर पाएं। इसलिए रेरा आया। रेरा 1 मई 2017 को हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया और हर एक राज्य को ये कहा कि अपने आप रूल बना के अपने स्टेट में इस एक्ट को लागू करें। सर, रेरा एक्ट की अगर हम बात करें, आपने बता दिया कि आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, बट इसमें की पॉइंट्स क्या हैं और विशेषताएं क्या रखी गई इसमें? देखो, क्योंकि सरकार ने मान लिया कि बहुत सारे डेवलपर अलॉटी के साथ जो बायर होम बायर हैं जी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जी, उस सिचुएशन को मिसयूज करते हैं जी, और हमेशा ही डेवलपर डोमिनेट करता था अलॉटी के साथ बायर के साथ जी। तो सरकार ने जब एक्ट लाया तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग इसमें साइलेंट फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं ये एक्ट आने के बाद। सबसे पहले तो जो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सितंबर 2017 में इसको पंचकुला में लागू करा गया जी, और गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में फरवरी 18 में इसको बनाया गया। हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया गया।
अगर आपका कोई यूनिट अगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो गुड़गांव के अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा, गुड़गांव लुक आफ्टर करेगा रेरा अथॉरिटी जी। और बाकी जो हरियाणा के जो 22 जिले हैं अगर वहाँ आपका कोई यूनिट है तो वो पंचकुला में केस फाइल करना पड़ेगा, जो अथॉरिटी हरियाणा के अंदर बनाएगी। और इसमें बताया गया कि अगर कोई भी डेवलपर 500 गज से अगर बड़े प्लॉट पे काम कर रहा है या 8 यूनिट से ज्यादा यूनिट बना रहा है तो उसको रेरा में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जी। उसके बिना उसका नहीं बनेगा। दूसरा, पहले क्या था कि बहुत सारे डेवलपर एग्रीमेंट कर लिया करते परंतु रजिस्टर नहीं कराते थे। अब नए एक्ट में साफ हो गया कि एग्रीमेंट को सरकार के आगे रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा, यानी डेवलपर और एलओटी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो जिसको बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट कहते हैं जी जी। वो बनाने के बाद वो रजिस्टर्ड ही कराना पड़ेगा जी। तीसरा सबसे मजेदार बात इसमें अच्छा ये हुआ कि ये तय कर दिया इस एक्ट में सेक्शन 13 के अंदर कि डेवलपर 10% से ज्यादा पेमेंट नहीं ले सकता, उसके बाद उसको एग्रीमेंट कराना ही पड़ेगा। पहले घटना ऐसी भी है कि एलओटी ने बायर ने 70% यानी 1 करोड़ का कोई किसी बायर ने यूनिट लिया तो 50 लाख 60 लाख 70 लाख तक दे दिए परंतु डेवलपर ने एग्रीमेंट नहीं करा जी। अब रेरा एक्ट में क्लियर हो गया कि 10% से ज्यादा पेमेंट डेवलपर ले ही नहीं सकता। मतलब अगर 1 करोड़ का यूनिट कोई एलओटी ले रहा है तो 10 लाख से ज्यादा डेवलपर लेगा नहीं, पहले डेवलपर एग्रीमेंट करेगा उसके बाद ही और अधिक पेमेंट लेगा। दूसरा, पहले क्या करते थे कि डेवलपर ने पेमेंट डेवलपर एलओटी से ली, बायर से ली और फंड को डाइवर्ट कर दिया। तो इस एक्ट में सबसे अच्छी बात क्या हुई कि इसमें 3 अकाउंट खोले गए जी। पूरा जितना पेमेंट भी आएगा एक अकाउंट में जाएगा 100% जी। फिर 70% डेवलपर को अपना जो पैसा है उसको उस प्रोजेक्ट में ही लगाना पड़ेगा जी। क्योंकि डाइवर्जन इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें जो 15 सालों में पहले आई थी वो ये आई थी, डेवलपर पैसे को डाइवर्ट कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे थे, अबेंडन हो रहे थे। तो इसलिए सरकार ने रूल में क्या कर दिया 3 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तीसरा, ये भी घटनाएं हो रही थी कि क्या हुआ, पहले उसको बताओ भी 4 कमरे बनाएंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन बनेगा और आप ये फ्लैट बुक कर दो जी। एलओटी बेचारा डेवलपर बुक कर दिया करता जी जी। इस एक्ट में क्लियर हो गया कि अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में 500 फ्लैट हैं जी, तो अगर डेवलपर कोई भी लेआउट प्लान चेंज कर रहा है जी, तो सबसे पहले उसको 2/3 एलओटी से कंसेंट अनुमति लेनी पड़ेगी। ये प्रावधान है, ये प्रावधान एक्ट में क्लियर हो गया जी। इससे एडवांटेज क्या हुआ कि जो भी डेवलपर एलओटी से कमिट कर रहा है कि भाई मैं आपके 4 कमरे बनाऊंगा, इस साइज के बनाऊंगा, किचन यहाँ बनाऊंगा, बालकनी यहाँ बनाऊंगा, तो चेंज नहीं कर पाएगा। क्योंकि पहले ऐसी बहुत सारी घटना हुई है कि डेवलपर ने प्लान को दिखाया कुछ, बेचा कुछ, जब फाइनल हुआ तो कुछ और हो गया जी जी। परंतु अब डेवलपर ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, पहले क्या था कि डेवलपर ने कहा भी मैं आपका फ्लैट 16 में बना के दे दूंगा जी, 13 में बुक करा जी, नहीं बना के दिया तो ज्यादा कुछ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं था। उसमें डेवलपर क्या करता था, अपने एग्रीमेंट लिख दिया करता है एग्रीमेंट के अंदर कि भाई मैं 5 रुपए पर मंथ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको डिले पेनल्टी दे दूंगा, वो भी नहीं देता था। अब सेक्शन 18 में क्लियर आ गया कि जितना पेमेंट एलओटी डेवलपर को दे देगा जी जी, उस पर एक निश्चित ब्याज, और ब्याज का भी अच्छा क्या करा है सरकार ने, एक रेट फिक्स कर दिया। अब जज के हाथ में या एलओटी के हाथ में, डेवलपर के हाथ में कुछ नहीं है, एक फिक्स रेट कर दिया है। एसबीआई का जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट होगा +2% हरियाणा में लागू होता है, यानी जो आज की डेट में लगभग 10% है, तो वो ब्याज डेवलपर को एलओटी को देना ही पड़ेगा जितना अमाउंट एलओटी ने डेवलपर को दे रखा है। मतलब अगर आप प्रोजेक्ट डिले होगा तो डेवलपर को एलओटी को एक सर्टेन इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। मतलब कि इस एक्ट में ये हो गया, अब ये नहीं हो सकता कि डेवलपर कह रहा है कि भाई मैं आपका प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा करके दे दूंगा, फिर 5 साल 10 साल पहले जो होता था जी जी। अगर अब 5 साल का 2 महीने में डिले होगा तो उसको कंपनसेशन इंटरेस्ट एलओटी को देना पड़ेगा। ये बड़ी, इसमें ऐसा नहीं है, आपको बता दूं पूरे स्टैंडिंग कमेटी पूरे भारत वर्ष में विजिट करा, राज्यसभा में, लोकसभा में एक्सपर्ट्स के व्यू लिए गए, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होकर ये एक्ट बना है और सुप्रीम कोर्ट में जो पुराने हिस्टोरिकल जजमेंट उनको स्टडी किया गया। ये एक्ट बनने के बाद बिल्कुल फिक्स कर दिया कि भाई अब डेवलपर डोमिनेट ना कर पाए, एलओटी का शोषण ना कर पाए। इसलिए ये एक्ट के बनने के बाद काफी फर्क पड़ रहा है हरियाणा के अंदर और खासकर पूरे भारत के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। बट अभी भी अगर जो बात अगर हम करें कि काफी सारे केसेस अभी भी सुनने में आते हैं, आप कह रहे हैं कि तकरीबन जो है 6 साल का समय हो चुका है रेरा को आए हुए, तो फायदा हुआ है इससे किसी को अभी तक? क्योंकि प्रावधान में देखें तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है? नहीं, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। एक तो मैं बता दूं, जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में गुड़गांव की बात करते हैं तो फरवरी 18 में एक्ट ये लागू हरियाणा के अंदर हुआ, तो अभी निश्चित रूप से बायर के अंदर बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आया है जी। मतलब जो इन्वेस्टर है, देखो इस रियल एस्टेट सेक्टर में कौन लोग थे,
या तो बायर थे जो मकान खरीद रहे थे, जी जी, या इन्वेस्टर थे। तो दोनों को कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि पहले डेवलपर डोमिनेट करता था जी, शोषण करता था, एक्सप्लॉइट करता था बायर को, इन्वेस्टर दोनों को करता था जी। अब वो डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ आ गया, रेगुलेट हो गया, अब हर चीज फिक्स कर दी। तो अब थोड़ा सा बायर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है और जो इन्वेस्टर उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है। और आप देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, यही कारण है। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ है, अगर बात करते हैं तो लगभग 2022 में पूरे भारत में 3000 लग्जरी फ्लैट्स बिके थे जी। जबकि 23 की बात करें, 6 महीने के डाटा बता रहा हूं आपको, उससे 6900 यानी लग्जरी फ्लैट्स बिके। अगर लग्जरी नहीं, अफोर्डेबल वगैरह फ्लैट की बात करेंगे, मान लो हरियाणा की बात करते हैं, खाली गुड़गांव की बात करेंगे, तो गुड़गांव में 1.5 लाख अफोर्डेबल फ्लैट पिछले 4 साल में सैंक्शन हुए हैं, उन पर काम चल रहा है। ये रियल एस्टेट सेक्टर का कारण इसलिए ये इतना बढ़ रहा है क्योंकि सेक्टर रेगुलेट हो गया है। जी जी। रेगुलेट होने से क्या हुआ है, अब जो पहले आप मान लो आप अपने लिए मकान ले रहे हैं जी, तो आप पहले सोचते थे यार ये डेवलपर कौन है, बनाने वाला कौन है, पता नहीं मेरा मकान बनेगा नहीं बनेगा। तो अब आपको सेक्टर आने से कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस का मतलब, क्योंकि अब आपके पास रेरा अथॉरिटी आ गई जो कि समयबद्ध तरीके में फैसला देगी, काम करेगी। एक चीज और बताना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत अगर बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में लगभग 75 लाख मकान कंप्लीट हुए हैं। 75 लाख बहुत बड़ा फिगर है। जी जी। तो ये मेरा मतलब, इन बात का कहने का मतलब ये है कि हरियाणा की बात करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर आने के बाद, रेरा आने के बाद बहुत अधिक सेक्टर को रेगुलेट हुआ है। और आप जो बात करें इसका फायदा क्या हुआ है, तो मैं एक फिगर आपको देना चाहता हूँ। ये फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। देखिए, अभी तक ये डाटा हमारे पास जो अवेलेबल है अगस्त 2023 तक का, जब से रेरा बना है। जी जी। जब से रेरा बना है अगस्त 2023 तक का है। इसमें पता लगा है कि यूपी के अंदर लगभग 44,000 जो केस डिस्पोज ऑफ हुए जी, हरियाणा में लगभग 20,000 से अधिक केस डिस्पोज ऑफ हुए, महाराष्ट्र में 14,000 केस डिस्पोज हुए, मध्य प्रदेश में 5,000 केस भी डिस्पोज ऑफ हुए, गुजरात में 5,000 केस के आसपास हुए, कर्नाटका में भी 4,000 के आसपास हुए, पंजाब में 3,000 के आसपास हुए। अर्थात पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में लगभग, इसमें जो डाटा आ रहा है ये डाटा ऑफिशियल है, जो केस रेरा के थ्रू डिस्पोज हुए, यानी फैसला आया जिनका, लगभग 1 लाख केस आए। यानी इसका मतलब है 1 लाख तो मकान लोग परेशान थे। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हर आदमी कोर्ट नहीं जाता। ये 1 लाख डाटा हुआ है जो कोर्ट गए हैं, जहाँ कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। ये सरकारी डाटा, मतलब कि हर अथॉरिटी अलग अलग डाटा है। तो ये लगभग 1 लाख लोगों को तो फायदा हुआ है। अगर रेरा नहीं बनता तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा उस लेवल पर नहीं होता। ये सेक्टर जो रेगुलेट होना है वो नहीं होता। रेरा के आने से निश्चित रूप से बहुत अधिक फर्क पड़ा है और सेक्टर रेगुलेट होने जा रहा है। और क्योंकि 2 बातें हैं, हमें भारत में बहुत अधिक मकानों की आवश्यकता है और जीडीपी, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद ये सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज और आपको बता दूं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो इंडिया में पैसा आता है, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ये 5th स्टेज पर आता है, यानी कि 5वें पायदान पे आता है, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी संख्या में इंडिया में आता है। तो ये सेक्टर, तो मेरे से अगर पूछते हो तो इस सेक्टर में तो बहुत अधिक और अभी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, पर रेरा के आने से बाद निश्चित रूप से इस सेक्टर में फायदा हुआ है। जैन साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसमें आई थिंक प्रावधान दिया गया है कि 2 महीने के अंतराल में जो है आपका केस जो है उसकी सुनवाई हो जाएगी। बट क्या अभी ऐसा हो रहा है, जो हम 1 लाख की गिनती बता रहे हैं, या जो हमारे दर्शक भी हैं उनमें से भी काफी होंगे जो पीड़ित भी होंगे, तो क्या 2 महीने का ये जो प्रावधान दिया गया है, इसके अंदर 2 महीने के अंदर क्या फैसला आता है या नहीं आता है, या अभी भी डिले चल रहा है सिस्टम? देखिए, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। जब रेरा एक्ट आया तो इसमें 29(4) के अंदर था कि अथॉरिटी को, और सेक्शन 44(5) ट्रिब्यूनल को, और सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 के तहत एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को, तीनों इन अथॉरिटीज को 60 दिन में अपना जजमेंट देना था। परंतु निश्चित रूप से अभी 60 दिन में जजमेंट नहीं आ रहा। कुछ केस तो ऐसे भी हैं जहाँ 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं, क्योंकि एक्ट नया है और कई जगह अम्प्लॉयमेंट चेयरमैन या मेंबर की पोस्ट खाली थी, कई जगह स्टाफ नहीं मिला। तो निश्चित रूप से अभी हुआ ऐसा है कि कई बार ये सरकारें, ये अथॉरिटीज हैं, 60 दिन में अपना जजमेंट नहीं दे पाई। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से कि जिस रेशो से, जिस स्पीडली डिस्पोजल होना चाहिए था वो डिस्पोजल नहीं हुआ। और एक्ट में साफ प्रावधान होने के बावजूद भी हमारे जो अथॉरिटीज के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, इस इशू को शायद उन्होंने उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से उनको लेना चाहिए था।
तो मतलब अभी हम अगर देखें तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी गई। 6 साल भी कम समय नहीं होता, माना कि हमने कि एक्ट थोड़ा नया है, बट कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती होगी कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर पाए या ट्रांसपेरेंसी रख पाए कि भाई हो क्या रहा है आखिरकार, और हर पायदान पर अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसको किस तरीके से जो है सही किया जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि रेरा का प्रोविजन ये भी था कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए जी जी और अकाउंटेबिलिटी आए जी। जो डेवलपर मैनिपुलेट करते थे चीजों को जी, खासकर जो लोकल सरकारों के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर जो डेवलपर मैनिपुलेट करते थे, उसको भी रोकने का प्रयास किया गया रेरा के माध्यम से। रेरा में सेक्शन 11 साफ कहता है जो फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स हैं कि उसको हर 3, जब अपना प्रोजेक्ट वो रजिस्टर्ड कराएगा रेरा अथॉरिटी में, उसके बाद हर 3 महीने बाद क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट वो देगा और उस क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसको ये बताना है कि मेरी कितने यूनिट बिक गई, कितने पैसे मेरे को आ गए, कितना कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया, कितना फंड मुझे आ गया और कितना फंड मैंने लगा दिया। ये सब देना होता है उसको, अभी भी देना है। प्रावधान है हमारे एक्ट में। रेरा में सेक्शन 11 में स्पष्ट है जी कि क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट हर डेवलपर को देनी है, क्योंकि पहले ऐसे एग्जांपल थे ना, वो फंड डाइवर्ट कर दिया करता, जी जी जी, प्रोजेक्ट बनाता लेट था जी, तो इसको हर 3 महीने बाद बताना है। पर अभी क्या हो रहा है, जैसे 2 साल पहले कोविड आ गया था, तो कोविड आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलपर को कहा भाई चलो क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुई थी। परंतु आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब 6 साल होने के बावजूद भी आज भी डेवलपर की अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट जी वेबसाइट पर रेरा के अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे डेवलपर की नहीं है, बहुत सारों की है, पर जिस ग्रेविटी में पूरे इंडिया में होनी चाहिए वो नहीं है, तो उससे भी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इसमें गंभीरता लाएं, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है जी। जब तक इस सेक्टर पे गंभीरता वो नहीं लाई जाएगी, तब तक इस सेक्टर में जो डोमिनेट करते हैं डेवलपर हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं वो करते रहेंगे और आम जो बायर हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, वो रुकना बहुत जरूरी है। और सेक्शन 11 जब स्पष्ट कह रहा है कि आपको क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट हर डेवलपर को हर 3 महीने बाद अपडेट करनी है विद फोटो के साथ, अपने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनेंशियल सर्टिफिकेट के साथ, अपने जो इंजीनियर हैं उनकी रिपोर्ट के साथ, कितना बन गया, कितना नहीं बना, कितना पैसे हमारे खर्च हो गए, तो वो करनी चाहिए। वो करेंगे तो निश्चित रूप से इस सेक्टर में और अधिक कॉन्फिडेंस आएगा। रेरा का आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिरकार है क्या, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, किन लोगों को इससे फायदा पहुंचा, और प्रावधान जो दिए गए देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। बट जैन साहब, आपकी पड़ताल क्या कहती है कि अभी भी अगर हम देखें, बहुत सारे अलॉटीज अभी भी परेशान हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, न्यूज कवरेजेस के माध्यम से जो है डेवलपर के बारे में बताते हैं, तो आखिरकार डेवलपर के ऊपर लगाम लग क्यों नहीं पा रही? आपकी पड़ताल क्या कहती है? देखिए मैडम, अभी जैसे कि 6 साल हरियाणा में रेरा को एक्ट को लागू हुए समय हो गया, अभी इसमें और अधिक गंभीरता की आवश्यकता है। अभी एक तो जैसे आपने बात की थी कि भाई जजमेंट 2 महीने में नहीं आ रहा, दूसरा मैं क्यों बता दूं, जब ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर आने के बाद अगर डेवलपर को कोई अमाउंट अलॉटी को देना है तो वो भी उसको नहीं मिल रहा है। गुड़गांव रेरा की अगर बात करते हैं, गुड़गांव रेरा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 650 रिकवरी सर्टिफिकेट पिछले कुछ समय पहले दिए थे, जो पैसा अभी तक डेवलपर ने अलॉटी को नहीं दिया, जबकि स्पष्ट है, अब हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि आपको 3 महीने में पैसा रिकवर करके डेवलपर से अलॉटी को देना है, पर वो नहीं हो पाया। तो अभी ये अगर पैसा डेवलपर दे देता अलॉटी को तो डेवलपर के अंदर थोड़ा डर बैठता और अलॉटी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता, पर ये नहीं है। दूसरा एक चीज और बता दूं आपको, कहना नहीं चाहिए, परंतु अभी दोबारा क्या शुरू हुआ है खासकर गुड़गांव के अंदर, अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक नई चीज दोबारा पैदा होगी। ये 2007-8 में पहले हरियाणा अंदर थी कि डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा नहीं था, खाली जमीन दिखाई, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दी अखबारों में, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए और अलॉटी को बुक कर लिया, फिर उसने जमीन खरीदी, फिर लाइसेंस लिया। तो परंतु इतना तो अब नहीं हो रहा, पर अभी भी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे साफ लिखा आ रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च होने वाला है, अगर आपको खरीदना है तो आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए अपना इंटरेस्ट दे दें, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक पहले दे दें। जबकि रेरा में क्लियर है कि जब तक प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होगा उससे पहले कोई भी डेवलपर एक पैसा भी उन यूनिट के अगेंस्ट नहीं ले सकता। परंतु अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आज भी हो रहा है, आज भी अगर सोशल मीडिया खोलेंगे तो उसमें साफ नजर आता है कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट EOI आप दें, ये प्रोजेक्ट आने वाला है जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेरा अथॉरिटी कहाँ सो रही है,
दोबारा फिर वही झमेला क्यों स्टार्ट हो रहा है? जी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसी तो ऐसे तो हुआ कि अब डेवलपर ने अलॉटी से पैसे इकट्ठा कर लिया जी जी, और बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके वो या तो फरार हो गया जी या उसने प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दिया, क्योंकि जब ना तो जमीन उसने ली थी, तो जमीन ली नहीं तो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होता, तो झगड़ा हो गया फिर बाद में। तो रेरा बना इसलिए था कि डेवलपर चाह के भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना लॉन्च कर पाए जिसमें कोई लैंड डिस्प्यूट हो, क्योंकि पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उससे पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के बाद ही अपना डेवलपर अपना प्रोजेक्ट बेच सकता है। परंतु दोबारा क्यों आ रहा है सोशल मीडिया पे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये थोड़ा सा रेरा की जो वर्किंग है जी जी, उसको क्वेश्चन मार्क रेज करता है, क्योंकि 6 साल बाद तो ये कमियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब रेरा आया तो गुड़गांव की अगर बात करते हैं तो हरियाणा एनसीआर के आसपास लगभग 6 लाख यूनिट स्टॉल्ड थे, यानी कि उन पे काम नहीं हो रहा था। 6 लाख यूनिट बोल रहा हूँ, जिसपे डेवलपर अलॉटी ने पैसा दे दिया था और डेवलपर उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था। ये सरकार ने अभी अमिताभ कांत की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने खुद माना है 6 लाख यूनिट का मतलब है 6 लाख करोड़ रुपया ब्लॉक पड़ा था। 6 लाख करोड़ रुपया किसी भी इंडिया जैसे देश का ब्लॉक होना बहुत बड़ी बात है। रेरा आने के बाद जो 6 लाख यूनिट सरकार मानती थी कि स्टॉल पड़े हैं, अबेंडन हो गए, जिन पर काम नहीं हो रहा, बीच में रुक गए हैं, 6 लाख में से आज भी 4.5 लाख, यानी कि सिर्फ अभी 6 साल में 1.5 लाख यूनिट पे काम हो पाया, स्पष्ट डाटा बोल रहा है। और अमिताभ कांत की रिपोर्ट आने के बावजूद भी अब मान लो दिल्ली के आसपास की बात करते हैं तो 2.5 लाख यूनिट बहुत बड़ी बात होती है। तो सरकार को अभी एक्चुअली जिस गंभीरता से, जिस सीरियसनेस से इस इशू को सरकार को लेना चाहिए, वो सरकार उस लेवल पे उसको नहीं ले रही है। और मैं आपके माध्यम से एक बात दोबारा बताना चाहता हूँ, ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जी। इस सेक्टर के लिए तो बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, अभी भी अलग मिनिस्ट्री नहीं है, 2-3 मिनिस्ट्री मर्ज करके बना रखी है। जो सेक्टर 9% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अलग मिनिस्ट्री क्यों नहीं है भाई? अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये आप सजेशंस देना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण, सरकार खुद कह रही है कि और बल्कि सरकार कह रही है कि 15% तक जी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करेंगे जी। एग्रीकल्चर के बाद, हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के बाद अगर दूसरा कोई सेक्टर है वो आपका हाउसिंग सेक्टर ही है जी। तो 2 नंबर सेक्टर होने के बाद, और एम्प्लॉयमेंट भी आपको बता दूं, जो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर सबसे बड़ा हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है जी जी। उसके बाद अगर सेकंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर अगर कोई सेक्टर है तो हाउसिंग सेक्टर है जी। तो इतना बड़ा सेक्टर होने के बावजूद भी सरकार इतनी गंभीरता से, जैसे आप बताइए बहुत सारी मिनिस्ट्री जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बनी हुई है, तो हाउसिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग मिनिस्ट्री बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को उस गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 6 साल बावजूद भी अगर 6 लाख मकान हमारे स्टॉल थे और उसमें सिर्फ 1.5 लाख ही पूरे हो पाए, तो कहीं ना कहीं एक ही सरकार है जी जी, मजबूत सरकार है, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार है, इसी सरकार ने मतलब इस एक्ट को पूरे भारत में लागू करा है। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और बाकी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा और गंभीरता से लें, तो निश्चित रूप से भारत के ग्रोथ में ये बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर सकता है। हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस सेक्टर को और अधिक टाइट करे, जो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो अगर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो डेवलपर हैं वो बदमाशी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई अलॉटी भी है, जबकि अलॉटी 1% से ज्यादा बने, अलॉटी तो बहुत कम, अलॉटी बेचारा कहाँ बदमाशी कर पाएगा, कहाँ एक्सप्लॉइट कर पाएगा? ये सारा गेम तो बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का, बड़े डेवलपर का मिलकर करते हैं। तो यही कारण है, जैसे गुड़गांव की बात हमने अभी करी, 650 रिकवरी सर्टिफिकेट डीसी साहब लागू नहीं कर पाए। आज भी 650 केस तो वो है जिसमें डीसी साहब के पास कागज पहुंच गया है, उन्होंने डेवलपर से पैसा रिकवर करके अलॉटी को देना है जी, वो नहीं दे पा रहे। पर ऐसे 650 ये रिकवरी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा और गंभीरता से इस सेक्टर को सरकार को देखने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से ये भारत की ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। रेरा के बारे में अभी जो है हमने एक्सपर्ट अभय जैन जी से बहुत कुछ जाना। एक सर आपसे अगर हम बात करें कि एक टिप लेना चाहेंगे या एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि जो अलॉटी लेने जा रहे हैं घर, या जिनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे घर लेना है, तो उनको कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि भाई आप इस तरीके से देखें ताकि आप परेशान ना हो बाद में? हाँ बिल्कुल, बहुत अपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। मेरा एक सुझाव ये है कि 10% ज्यादा पेमेंट कोई भी अलॉटी, कोई बायर अपने डेवलपर को ना दे। 10% देने के बाद उसका राइट है सेक्शन 13 के तहत वो पहले एग्रीमेंट साइन कराए जी जी। उस एग्रीमेंट से कुछ लिखा होता है और उसमें साफ डेट जरूर चेक करे कि उसको कब पोजीशन देना है। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए
कि डेवलपर को किस डेट को आपका मकान बना के तैयार करके देना है जी। उसके बाद अगर डेवलपर लेट करता है तो आप सीधा, आपका राइट है, आप सेक्शन 18 के तहत जो पेमेंट आपने दे रखी है उसका ब्याज आप लगभग 10% के आसपास आज की डेट में रेट चल रहा है जी। वो रेट, उससे ब्याज इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर डेवलपर लेट करता है। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि भाई अब डिले कर रहा है तो आप इवन रिफंड भी मांग सकते हैं और उसको डेवलपर को रिफंड देना पड़ेगा। मतलब आप अपना एग्रीमेंट डेवलपर से जरूर बनाएं, 10% ज़्यादा पेमेंट ना दें, और आप ये कॉन्फिडेंस ये सेक्टर आने के बाद निश्चित रूप से डेवलपर की कार्यसारणी पर एक प्रश्न चिन्ह के साथ साथ उन पर लगाम भी लगी है। तो आप डेवलपर इतना मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे, और निश्चित रूप से अभी थोड़ा और अवेयरनेस होने की आवश्यकता है। तो मैं तो ये संदेश दूंगा कि अब ये सेक्टर को और ग्रोथ भारत में मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की एक्सपर्ट अभय जैन जी से और उनकी पड़ताल क्या कहती है रेरा के बारे में आप सभी ने जाना। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर जीडीपी में इतना अहम रोल अदा कर रहा है ये पूरा सेक्टर, तो कहीं ना कहीं अलॉटिस को भी सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और डेवलपर की अगर हम बात करें, जो बहुत अच्छा सजेशन भी है और जिसके ऊपर और फोकस करना चाहिए सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, वायरल सच के थ्रू भी हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, ताकि दूसरे किसी को कभी परेशानी ना आए। आप इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें, जिस तरीके से लास्ट में हमें अभय जी ने बताया कि क्या कुछ चीजों का जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सपनों का आशियाना सबको चाहिए होता है, अपना घर सबको चाहिए होता है, बट वही घर जब आपके जो है मुश्किलों का सबब बन जाए तो आपको रुक कर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और अगली बार का हमारा टॉपिक है नगर निगम का सीलिंग ड्रामा। जी हाँ, ड्रामा शब्द क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कभी भी हम सुनते हैं, अपने आसपास खबरों में देखते हैं कि भाई ये बिल्डिंग सील हो रही है और साथ ही साथ जो है पीला पंजा चलाया जा रहा है। आखिरकार ये ड्रामा है क्या? अगर आप भी इससे प्रताड़ित हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें, ताकि हम जो है अभय जैन जी से ये क्वेश्चन भी रेज कर पाए। जो आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, हमें जरूर लिखें। और साथ ही साथ आपको अभय जी का नंबर और मेल आईडी भी फ्लोट हो रही है, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, क्योंकि लगातार जो है हमारा लग्जरी फ्लैट्स को लेकर, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, या हम कहे रेरा को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारे एक्सपर्ट जिनकी पड़ताल बताती है कि आखिरकार रियल एस्टेट कहां जा रहा है, तो हमारे साथ वो जरूर साझा करें, और हम भी जो है प्रयास करेंगे कि आपकी जो मुश्किलें आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएं। अब होगी वायरल सच पर रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। देखना ना भूलें हर महीने के ऑल्टरनेटिव सैटरडे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9810009988 या फिर ईमेल करें abhaygurgaon@gmail.com। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल वायरल सच।